मित्रों नमस्कार। लीजिए मैं आपके बीच में एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एसएसटी के साथ जो है हिंदी और संस्कृत के भी व्याकरण से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हमें परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। और निश्चित ही 6 विषयों का जब तक बेस्ट रिजल्ट ना हो, बढ़िया परसेंटेज नहीं बनती है, अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है। तो लीजिए आज की जो क्लास है माँ संस्कृत के नाम है, जो हमारी सनातन भाषा है, हमारी ऋषि मुनियों की जो भाषा है, हमारे भारतवर्ष की जो है मातृभाषा है, सनातन भाषा है, उसी के नाम जो है आज की क्लास है। और अपनी नींद को विश्राम दे दीजिए क्योंकि लगभग लगभग मैं भी आप लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। रात्रि का जो समय रहता है वो आप लोगों के नाम रहता है। तो लीजिए मित्रों, लगभग संस्कृत विषय की व्याकरण के लगभग 10 प्रश्न है और 10 ही प्रश्न में जो है महत्वपूर्ण व्याकरण के 3-4 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अपनी नींद को रोक लीजिए क्योंकि जो अंधेरी रात में दीपक जलाकर पड़ता है, जो अंधेरी रात में दीपक जलाकर पड़ता है, निश्चय ही वो कंटकों को चीर कर सफलता के शिखर चढ़ता है। तो मित्रों, इतना साहस हमारे अंदर हो जाना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, बिजली नहीं हो, लाइट नहीं हो तो हम अंधेरे में दिया जलाकर पड़े, क्योंकि हमारे महापुरुष तो जो है सड़कों की लाइटों के सहारे पढ़ करके जो है मिनिस्टर बने, बड़े अधिकारी बने। तो इतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए। तो तैयार हो जाइए, स्टडी विद कविबंधु सर। और 4 पंक्तियाँ आपके संघर्ष के नाम, सारे महान लोगों के संघर्ष के नाम रखता हूँ कि कोमल कोमल हाथों पर भी धूल चढ़नी चाहिए, कोमल कोमल हाथों हाथों पर भी धूल चढ़नी चाहिए और फसलें दिवाकर की किरणों में ही पकनी चाहिए। कोमल कोमल हाथों पर भी धूल चढ़नी चाहिए और फसलें दिवाकर की किरणों में ही पकनी चाहिए। और बोलो सुविधा से कब कहाँ किसने मुकाम गढ़े हैं, बोलो सुविधा से कब कहाँ किसने मुकाम गढ़े हैं। मिलेगी मंजिल किंतु ठोकर लगनी चाहिए, मिलेगी मंजिल किंतु ठोकर लगनी चाहिए। तो मित्रों, संघर्षों के साथ घर की परिस्थितियां जैसी भी हो, पढ़ने का साहस रखिए क्योंकि शिक्षा जिस दिन आप ग्रहण कर लोगे, आप जगत में जो है सिरमौर रहोगे। आपको चमकाने वाली कोई क्रीम नहीं है, आपको चमकाने वाली आपकी एजुकेशन है, आपकी पढ़ाई है। तो रेडी, स्टडी विद कविबंधु सर। पहला प्रश्न मित्रों, संस्कृत कक्षा 9 और 10वीं दोनों के लिए ये व्याकरण के कंसेप्ट सेम है। छठी से लगाकर जो है 10वीं तक जो मैं प्रश्न यहाँ पर जिसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो छठी से लगाकर जो है क्लास 6 से लगाकर 10 तक जो है सेम कंसेप्ट होते हैं। व्याकरण वही होती है, कभी नहीं बदलती है पूरे भारत में। तो मित्रों, पहला प्रश्न तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न हमारा है, विग्रह वाक्यानाम समासः करणीय। अर्थात यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में समास से रिलेटेड प्रश्न है। समास विग्रह दिया हुआ है। इन चारों समास विग्रहों का हमें समास करना है। समास का मतलब जानते हो ना मित्र, दो या दो से अधिक पदों का परस्पर मेल होने से जो समस्त पद बनता है उसे समास कहते हैं। अर्थात 3-4 शब्दों में बात नहीं कहनी पड़े, 3-4 शब्दों का कोई एक पद बन जाए, एक समस्त पद बन जाए, वही समास कहलाता है। समसनम समास कथ्यते, अर्थात संक्षेपणम समास कथ्यते, संक्षेप होने को समास कहते हैं। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, विग्रह वाक्यानाम समास करणीय। विग्रह वाक्यों का समास कीजिए। श्वेतम वस्त्रम, श्वेतम वस्त्रम। अब श्वेतम वस्त्रम मित्रों, इसका समस्त पद होगा श्वेत वस्त्रम। इसका समस्त पद होगा श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम। अब देखिए मित्रों, इसमें कौन सा समास है? समस्त पद तो हमने बना दिया श्वेत वस्त्रम। अब इसमें समास कौन सा है? देखिए, पहला पद जो है श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। जहां पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वहां विशेषण और विशेष्य कौन से समास में आता है? कर्मधारय समास में आता है मित्रों। तो श्वेत वस्त्रम में जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है। उपमान, उपमेय, उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य, विशेष्य, विशेषण, ये सब कर्मधारय समास में आते हैं। दूसरा ऑप्शन मित्रों, लगभग कई परीक्षाओं में ये आ चुका है और आप मन लगा कर समझिएगा। मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान, मुख कमल के समान। तो मित्रों,
इसका जो समस्त पद बनेगा वो मुख कमलम बनेगा, मुख कमलम, मुख कमलम। अब देखिए, विशेषण विशेष्य भी कर्मधारय समास में होते हैं और उपमान और उपमेय भी कर्मधारय समास में होते हैं। उपमान वे प्रकृति की वस्तुएं होती है जिनसे किसी वस्तु की तुलना की जाती है, उन्हें तो उपमान कहते हैं, और जिनकी तुलना की जाती है उन्हें उपमेय कहते हैं। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। मुख कैसा है? कमल के समान। मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान, मुख कमल के जैसा। तो मुख जो है उपमान है और कमलम जो है उपमेय है। तो उपमान उपमेय कर्मधारय समास है। उपमान उपमेय भी कर्मधारय समास का ही एक भाग है। तो इसमें मुख क्या है? मुख जो है उपमेय है और कमलम जो है उपमान है। तो पहले क्या आया? उपमेय आया, और दूसरे नंबर पे क्या आया? दूसरे नंबर पर उपमान आया। तो इसको बोलते हैं उपमेय उपमान कर्मधारय, उपमान कर्मधारय, उपमेय उपमान कर्मधारय समास है। अब अगला समझेंगे, रूपस्य योग्यम। एक समास होता है मित्रों, जिस समास का नाम होता है अव्ययी भाव समास। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब मित्रों, अव्यय अव्यय किसे कहते हैं? प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रथम पद अव्यय हो उसे तो अव्ययी भाव समास कहते हैं, लेकिन अव्यय क्या है? जितने भी उपसर्ग होते हैं वही अव्यय होते हैं। लेकिन अव्यय समास, अव्ययी भाव समास की एक विग्रह करते समय एक विशेषता है, जितने भी आगे उपसर्ग होते हैं या अव्यय होते हैं ना, विग्रह करते समय उनका अर्थ दूसरे क्रम पर लिखा जाता है। तो ये योग्यम किसी न किसी उपसर्ग या अव्यय का अर्थ है, ये दूसरे क्रम पर लिखा हुआ है। अव्ययी भाव समास में विग्रह करते समय तोड़ते समय उपसर्ग या अव्यय का अर्थ दूसरे क्रम पर लिखा जाता है। ये दूसरे क्रम पर लिखा रहा है। तो मित्रों, इसमें ये योग्यम कौन से अव्यय का अर्थ है? ये योग्यम जो है अनु अव्यय का अर्थ है। अनुरूपस्य, अनुरूपम, अनुरूपम, इसका समस्त पद बनेगा अनुरूपम। तो मित्रों, जहां पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो हम यहां लिखेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी लिखना है मित्रों। कई बच्चे जो है जल्दी जल्दी में परीक्षा में जो है अव्ययी को ज्यादातर या तो अवयव लिखते हैं। अवयव का अर्थ होता है अंग, ठीक है, तो ऐसा लिख देते हैं। ये नहीं लिखना है मित्रों, अव्ययी भाव समास लिखना है, अव्ययी। ठीक है, ध्यान रहे बड़ी बारीकी से, क्योंकि संस्कृत में 80 नंबर जो लाने हमको 10th बोर्ड में, वो एक एक दो दो एक एक दो दो एक एक दो दो नंबर के प्रश्नों से इकट्ठे होंगे। अगला ऑप्शन है मित्रों उन्नतः वृक्षः। उन्नतः वृक्षः, उन्नतः वृक्ष। वृक्ष की विशेषता क्या है? कि वो उन्नत है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य वाला समास कौन सा होता है? विशेषण और विशेष्य वाला समास कर्मधारय समास होता है। तो इसका समस्त पद बनेगा उन्नत वृक्ष। दोनों के बीच में से एक का विसर्ग हटाना है अपन को, पहले पद का, और जोड़ देना है उन्नत वृक्ष, उन्नत वृक्ष। और समास का नाम है कर्मधारय, कर्मधारय समास। समास का नाम है कर्मधारय समास। पहला प्रश्न संपन्न हुआ। दूसरा प्रश्न भी मित्रों समास से संबंधित है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि 2 प्रश्नों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है मित्रों। तो 2 प्रश्नों में कई सारे आपके महत्वपूर्ण उदाहरण भी क्लियर हो गए, और अगर समास थोड़ा सा आप भूल रहे होंगे तो उसकी परिभाषाएं और रिलेटेड चीजें बोल करके समास का रिवीजन भी मैंने करवाने का प्रयास किया है। समास विग्रहम कृत्वा समासस्य नाम अपि लेखनीयम। तो समास विग्रह करके, यहां पर विग्रह था तो समस्त पद बनाया, यहाँ समस्त पद है उसका विग्रह करना है। दोनों तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। ये 6ठी से लगाकर 10वीं की परीक्षा तक, या कोई भी सरकारी टीचर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न लगभग लगभग पूछे जाते हैं।
समास विग्रहम कृत्वा समासस्य नाम अपि लेखनीयम, समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना। सुंदर बालक, सुंदर यहाँ तो यूं ही लिखा रहा है मित्रों, सुंदर। सुंदर जो है विशेषण है और बालक जो है विशेष्य है। जहाँ पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, वहां कौन सा समास होता है? वहां कर्मधारय समास होता है। लेकिन इसका समास विग्रह हम क्या करेंगे? ये जो विसर्ग है ये सुंदर में भी लगा दो, ये हो गया इसका समास विग्रह। सुंदर बालक। अब आप इसमें इति भी लगा सकते हो, सुंदर बालक इति। वाक्य खत्म होने के लिए, कोई भी कार्य संपन्न होने के बाद भी इति लगाया जाता है। सुंदर बालक इति कौन सा समास? कर्मधारय समास। ये हो गया मित्रों। आगे समय की अपनी सीमा है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्युगी। चतुर्युगी वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास का नाम ही संख्या से स्टार्ट हो रहा है मित्रों। द्विगु, 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 द्विगु। इसको मिटाएंगे अपन। तो ये तो गलत हो रहा है, तो उसको कोई समझाया था तो इसको मिटाना जरूरी है। द्विगु, अब देखिए द्विगु का जो है पहला पहला जो वर्ण है वही संख्या का बोध करा रहा है। द्वि, द्वि यानी दो, दो। तो ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ विग्रह, ये समस्त पद में देखिए पहला पद क्या है? चतुर्युगी, 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 चतुर्युगी। चतुर यानी चार, चतु चार संख्यावाची है, तो इसमें द्विगु समास है। लेकिन इसका समास विग्रह क्या होगा? चतुर्णाम। इसमें विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है, ज्यादातर षष्ठी बहुवचन का ही प्रयोग होगा द्विगु समास का। समास विग्रह करते समय चतुर्णाम षष्ठी बहुवचन, युगानाम षष्ठी बहुवचन, चतुर्णाम चार, युगानाम युगों का समूह, समाहार। समाहार का अर्थ होता है समूह, समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह। चार युगों का समूह, इति भी आप एंड में लगा सकते हैं। तो चतुर्णाम युगानाम समाहार इति कौन सा समास है मित्रों? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसके बाद द्विगु समास के कुछ समस्त पद स्त्रीलिंग एक वचन में बनते हैं, कुछ समस्त पद जो है नपुंसक लिंग में बनते हैं। नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में ही आपको द्विगु समास के समस्त पद देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम। अब शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम का समास विग्रह क्या होगा? एक बार इसकी पूरी आप जो है पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए मित्रों, तो शिरोग्रीवम की बात करते हैं। अब शिरोग्रीवम की हम बात करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा शिरश्च ग्रीवाच अनियो समाहार, सॉरी, हाँ, समाहार। शिरस्य सिर और, शिरस्य सिर और, ग्रीवा यानी गर्दन, अनयो यानी इन दोनों का समाहार यानी समूह। सिर और गर्दन इन दोनों का समूह, शिरोग्रीवम। अब आप जानते हो कि हिंदी में आपने द्वंद्व समास पढ़ा होगा। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय और आता है, वही और संस्कृत में च हो जाता है, उसी और को संस्कृत में च बोलते हैं। तो जहां दो पद हो और दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। ऐसा समास जिसमें दो पद और दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और ऐसा समास जिसका
पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य हो, या पहला पद उपमान उपमेय और दूसरा पद उपमान उपमेय दोनों में से एक हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसी प्रकार से ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मित्रों, यहाँ शिरस्य, सिर भी प्रधान है और ग्रीवा, गर्दन भी प्रधान है। दोनों के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों जरूरी है, इससे मिलकर शरीर का निर्माण होता है। सिर और गर्दन, तो शिरस्य ग्रीवाच अनयो समाहार, सिर और गर्दन इन दोनों का समाहार, तो इसको बोलेंगे हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व। द्वंद्व का भी ध्यान रखना मित्रों, कई बच्चे जो है परीक्षा में ये लिखकर आ जाते हैं और अक्सर आपके नंबर काट लिए जाते हैं, तो इनका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम। घन बादल के समान, घन यानी बादल, बादल के समान। श्याम, श्याम यानी काला, सांवला। बादल काले होते हैं, हल्के हल्के काले या सांवले बादल होते हैं। तो घन, घन यानी बादल के समान। श्याम, बादल के समान श्याम। अब बादल क्या है? बादल तो है उपमान, और श्याम क्या है मित्रों? उपमेय। ठीक है, बादल के समान श्याम, बादल के समान काला। तो इसका बादल के समान, हिंदी में इसका समास विग्रह हो रहा है मित्रों, बादल के समान काला, बादल के समान श्याम। तो के समान के लिए कौन सा शब्द आएगा संस्कृत में? इव। बादल के समान घन इव श्याम, श्याम यानी काला। घन इव श्याम, घन इव श्याम, बादल के समान श्याम। तो उपमान और उपमेय वाला समास कौन सा होता है मित्रों? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होता है। एक बार पूरी पिक्चर आप लोग दिमाग में खींच लीजिए, हो नोटबुक में लिखना चाहे तो, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो मित्रों, इसके बाद अगला जो प्रश्न अपना प्रारंभ होता है वो होता है विभक्ति से संबंधित, कारक प्रकरण से संबंधित अपना प्रश्न तैयार होता है, स्टार्ट होता है। आप लोग सुन रहे हो और समझ रहे हो ना? सोना नहीं है, रोना नहीं है और खोना नहीं है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए नींदों को जो है रोकना पड़ेगा। नींदों को कह दो कि अभी तुम रुक जाओ, मुझे मेरे सपनों को उड़ान देनी है। तो बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। उचित विभक्त है प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें आपका कारक प्रकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि ये विभक्ति कौन सी आ रही है और क्यों आ रही है, उन्हें पता नहीं चल पाता। या कभी कभी क्या होता है कि कक्षा में जो है शोर की वजह से, कोलाहल की वजह से जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो समझिएगा, विभक्ति प्रकरण, कारक प्रकरण या विभक्ति प्रकरण इसको हम कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न होता है उचित विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न होता है बीतः बालक क्रंदति। डरा हुआ बालक चीखता है। क्रंदति यानी शोर मचाता है, चीखता है। डरा हुआ बालक शोर मचाता है। चोर, अब चोर की उचित विभक्ति अपन को जो है यहां बढ़नी है। तो मित्रों एक बात और बता देता हूं मैं, क्रंदन, क्रंद धातु के योग में, क्रंद धातु के योग में, या फिर भीत, भी अर्थात भयार्थक, भयार्थक, भी, रक्ष, रक्षा, त्रा, इन भी, रक्ष, त्रा, इन धातुओं के योग में मित्रों जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भी, भयार्थक, रक्षार्थक, त्रा यानी भी रक्षा करना। त्र, क्षत्रिय शब्द जो है त्रा से ही बना है। तो भी, भयार्थक, रक्षार्थक, भी, रक्ष, त्रा धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति की जरूरत होती है मित्रों। भी, रक्ष और त्रा के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां हम जो है चोर का पंचमी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। चोरात, चोरात भीत बालक क्रंदति।
चोर से डरा हुआ बालक चीखता है। सॉरी, मैंने क्रंदती के योग में बोल दिया था, लेकिन क्रंदती के योग में नहीं होता है, भीत के योग में होता है। भी के योग में होता है, भी यानी भय। तो मित्रों, वैसे भी इसका अर्थ करें तो पंचमी या फिट बैठ रही है। चोर से या चोर के भय से बालक चीखता है। जब बालक को चोर का भय होगा तो बालक चोर से कहा जाएगा, दूर जाएगा। और दूर होने के भाव में, पृथक होने के भाव में, अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलम। अलम के योग में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के योग में अलग। अब इसका अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी होता है मित्रों, और अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। लेकिन अगर अलम शब्द का अर्थ निषेध निकल रहा है, अलम शब्द का अर्थ मनाही निकल रहा है, अलम शब्द का अर्थ मना करना निकल रहा है, तो तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। और अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त निकल रहा है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन एक और छोटा सा तरीका, एक ट्रिक बता देता हूं मैं। कभी कभी हमारी पढ़ाई में ट्रिक भी बहुत काम आती है, छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे प्रयोग बड़े काम आते हैं। अलम अगर आपको आगे लिखा हुआ दिख जाए तो लगभग 90% उदाहरण में अलम अगर पहले स्थान पर हो तो वहां उसके दूसरे स्थान पर तृतीया विभक्ति ही आती है मित्रों। ये बहुत बारीक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव कहता है। मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूँ, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक तीनों विषय का मैं अध्ययन कराता हूँ मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। अलम के योग में विवाद में तृतीय विभक्ति आएगी। विवाद की तृतीय विभक्ति एक वचन। राम शब्द रूप याद कर लीजिए। 80% शब्द रूप जो है राम से मिलते जुलते मिल जाएंगे आपको। राम शब्द रूप याद कर लीजिए। राम की तृतीय विभक्ति एक वचन रामेण होता है, तो विवाद की तृतीय विभक्ति एक वचन विवादेन होगा। विवादेन, अलम विवादेन। रामायणम रोचते मित्रों। रुचि धातु के योग में, रुचि धातु के योग में मित्रों, रुचि धातु के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति आती है। रुचि धातु के योग में क्रोध धातु, रुचि धातु, धारय धातु, इन सबके योग में जो है चतुर्थी विभक्ति आती है। रामायणम रोचते, रुचि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति। तो हम भक्त में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाएंगे। भक्ताय रामायणम रोचते। भक्तों के लिए रामायण, भक्त के लिए रामायण रोचते यानी अच्छी लगती है। रुचि यानी अच्छा लगना, लाइक, पसंद आना। अगला है मित्रों, बही छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति। बही यानी बाहर छात्र कोलाहल कर रहे हैं। बाहर छात्र कोलाहल कर रहे हैं या कोलाहल करते हैं। ठीक है। तो कक्षा, अब कक्षा में कौन सी विभक्ति आएगी? बही के योग में मित्रों पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो कक्षा में बही के योग में, बही के योग में पंचमी कौन सी? बही के योग में जो है, बही के योग में हम जो है कौन सी लगाएंगे? पंचमी लगाएंगे। अब बही के योग में हम पंचमी लगाएंगे तो कक्षा की पंचमी विभक्ति एक वचन क्या है? आपके गुरुजी राम के अनुसार जो है विवाद का बना दिया, तो हो सकता है कक्षा का भी राम के अनुसार जो है बदलाव होगा। नहीं, कक्षा का राम के अनुसार बदलाव नहीं होगा। एक और, हम कभी कभी मंदिरों में ये बोलते हैं रमापति रामचंद्र जी की जय। जब पुल्लिंग के रूप में हमारे प्रभु राम है तो स्त्रीलिंग के रूप में हमारी शक्ति स्वरूपा रमा अर्थात माता सीता भी तो है। तो स्त्रीलिंग के कुछ शब्द रूप जिनका अंत जो है आ से हो रहा है वो रमा की तरह चलते हैं, जिनका समापन आ से हो रहा है वो राम की तरह चलते हैं। तो कक्षा का समापन जो है आ से हो रहा है तो कक्षा के जो शब्द रूप चलेंगे वो रमा की तरह चलेंगे। तो रमा की षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक वचन रमाया होता है। रमा की पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन रमाया होता है। तो कक्षा की भी पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? कक्षाया। तो यहाँ अपन को पंचमी लगानी है। कक्षाया बही, कक्षाया बही छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति। कक्षा के बाहर छात्र कोलाहल कर रहे हैं। अगला, जनक क्रुध्यति। क्रुद्रु ईर्ष्य असूय, क्रुद्रु ईर्ष्य असूय। क्रुद्ध, तो इन धातुओं के योग में द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूय निंदा करना, क्रोध क्रोध करना, इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है मित्रों। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्रुद्ध के योग में पुत्र में चतुर्थी आएगी। पुत्र की चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ये तो पता चल जाता है कि चतुर्थी विभक्ति आएगी, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा वचन आएगा। तो मित्रों लगभग मेरा भी
प्रैक्टिस कराने का, पढ़ाने का अनुभव है। 80% जो है शब्द रूप विभक्ति प्रयोग में शब्दों में प्रथमा विभक्ति आती है, नहीं एक वचन आता है। 80% विभक्ति प्रकरण में कौन सी भी विभक्ति हो, लेकिन ज्यादातर एक वचन ही देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे प्रयोग और अनुभव है जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो उत्तराय, इसमें उत्तराय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन उत्तराय। जनक जी पुत्र के लिए क्रोध करते हैं। सह 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 साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम। मित्रों, इन सबका अर्थ जो होता है वो होता है साथ। क्या होता है? साथ। सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम, सबका अर्थ साथ होता है। और सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ राम की तृतीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे, रामेण। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम जी के साथ सीता जी वन को गई। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम जी के साथ सीता जी वन को गई। सीता जी, जी तो हम सम्मान पूर्वक लगाएंगे और राम जी के साथ जी हमें लगा नहीं है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अभित क्षेत्राणि संति, अभित 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 यानी चारों ओर, क्षेत्राणि यानी खेत, संति यानी है, चारों ओर खेत हैं। किसके? गांव के। तो मित्रों, अभित अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे, हा प्रतियोगे द्वितीया। अभितः परितः चारों ओर, समया समीप निकट, हा प्रतियोगे, इन सबके योग में मित्रों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। तो हम यहाँ ग्राम की द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ग्रामम। ग्रामम ग्रामम अभितः क्षेत्राणि संति, गांव के चारों ओर खेत है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मजबूरी ये रहती है कि बोर्ड छोटा है, इसलिए एक बार पूरी पिक्चर को आप अपने दिमाग में या नोटबुक में सेट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगले प्रश्न पर आपको लेकर चलता हूं। हाँ तो मित्रों, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न है मित्रों, और लगभग 10th बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चौथा और पांचवा प्रश्न तैयार किया गया है। जो जो सिलेबस में प्रत्यय है वही प्रत्यय जो है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और कक्षा 9th में भी प्रत्यय है ही सही, दोनों क्लास का कॉम्बिनेशन बिठाते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मित्रों। लेकिन बीच में पढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर आपको एक छोटी सी कविता से परिचित करा देना चाहता हूँ। जैसा कि मित्रों एज ए फन मजाक के लिए मैं कह देता हूँ कि आजकल लोग जो है शादी जैसे पवित्र कार्यक्रमों में जो है दिखावा करते हैं, और जब शादी जैसे कार्यक्रमों में दारू पिला पिला कर नचाते हैं लोगों को, तो ऐसे गंदे कार्यों की बजाय तो हम पढ़ाने जैसे कार्यक्रमों में कविता सुना सुना करके आपको पढ़ाते हैं। तो एक प्यारी सी कविता हरिवंश राय बच्चन जी की मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत प्यारी कविता है और कविता सुन सुन करके आपको पढ़ना है। एक बहुत प्यारी कविता है, आपको मोटिवेट करेगी। कविता ये है, आदरणीय बच्चन साहब ने लिखा है कि उठी ऐसी घटा नभ में, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद वो तारे, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद वो तारे, उठा तूफान व नभ में, उठा तूफान व नभ में गए बुझ दीप भी सारे, उठा तूफान वह नभ में गए बुझ दीप भी सारे, मगर इस रात में भी लो लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गरज कहती घटाए हैं नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिरज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तो मित्रों, हम वही लोग हैं जो अंधेरी रात में दीपक जलाए बैठे हैं। भले ही आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, लेकिन एक जो विद्यार्थी होता है, एक जो शूरवीर होता है, वो कभी भी जो है अपने पथ से भ्रमित नहीं होता है। भले ही उसे डराने के लिए दुनिया भर की जो है बाधाएं आती है, लेकिन वो अपनी
धैर्य के साथ, अपनी निष्ठा के साथ जो है अपने कर्म में लगा रहता है। तो मित्रों हो जाओ तैयार और हम अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है कि दा धन अनियर का प्रत्यय संयुज्य लिखत, प्रत्यय को जोड़कर लिखना है, पुल्लिंग, सारे रूप पुल्लिंग में लिखने हैं। तो दा धन अनियर से समस्त पद क्या बनेगा, पूर्ण पद क्या बनेगा? तो दा धन अनियर, अनियर प्रत्यय आप जानते हो मित्रों, अनियर प्रत्यय जो है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अनियर प्रत्यय के र का जो है लोप हो जाता है, केवल अनिय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनिय। और इसका भी जो है पुल्लिंग जो ये अनिय जो शेष रहता है ये तो हो जाता है अनिय, ठीक है। ये तो जो हो जाता है पुल्लिंग रूप हो जाता है। इसका स्त्रीलिंग रूप जो हो जाता है वो अनिया हो जाता है। इसका स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग रूप जो है वो अनियम हो जाता है। नपुंसक लिंग रूप क्या हो जाता है? अनियम हो जाता है मित्रों। तो हमको यहाँ इसका पुल्लिंग बनाना है, दाधन अनियर। तो अपन को बनाना है दानीय, दानीय, दानीय। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्रीधन तव्यत, क्रीधन तव्यत पर हम बढ़ते हैं। मित्रों लीजिए, हम लोग जो है चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप लोग जाग रहे हो ना? क्योंकि मैं भी जाग रहा हूँ, 10:30 बज चुके हैं। मेरा लक्ष्य है आपकी सफलता, आपकी सफलता का इतिहास रचे। बस उसी लक्ष्य को लेकर के मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ मित्रों। और लीजिए, चौथे प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक कविता। आप लोग टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, बीच बीच में जो है बहुत बढ़िया फिल्म आती रहती है, लेकिन बीच बीच में इंटरवल आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है। तो मित्रों हमारी इस पढ़ाई में भी बीच बीच में जो है कविताएं आएगी। तो एक कविता से मैं आपको जोड़ता हूँ, उसके बाद हम चौथे प्रश्न पर पढ़ेंगे। बहुत प्यारी कविता है मित्रों, साहित्य से जुड़े रहिए, मन हमेशा शांत रहेगा। और भौतिकता से जुड़ोगे तो मन हमेशा परेशान रहेगा और क्लांत रहेगा। बहुत बढ़िया कविता है, आदरणीय परम श्रद्धेय साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है मित्रों। और वो आपको निश्चित ही मोटिवेट करेगी, मुझे भी मोटिवेट करती है, क्योंकि अंधेरी रात है, आप जग रहे हो और मैं जग रहा हूँ। केवल माँ शारदे के बेटे जगते हैं, कर्मरति जगते हैं। शीर्षक है अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, कि उठी ऐसी घटा नभ में, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद वो तारे, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद वो तारे, उठा तूफान व नभ में, उठा तूफान व नभ में गए बूझ दीप भी सारे, उठा तूफान वो नभ में गए बुझ दीप भी सारे, मगर इस रात में भी, मगर इस रात में भी लो लगाए कौन बैठा है, मगर इस रात में भी लो लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गगन में गर्व से घिर घिर गरज कहती घटाएं हैं, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर गरज कर कहती घटाएं हैं, नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तो हमें अंधेरी रात में दीपक जलाकर जो है अपना मार्ग प्रशस्त करना है। नींद की हिम्मत नहीं जो हमें सुला दे। आपको घर की कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें जगत में सिरमौर बनना है, तो पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे मित्रों। चौथे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी आपको गाने की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, शादियों का माहौल है मित्रों, सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें शादियों में नहीं भटकना है। हमारी जो है मुख्य परीक्षा आने वाली है, 10th बोर्ड। तो मित्रों चौथा प्रश्न है प्रत्यय संयुज्य लिखत, प्रत्यय को जोड़ करके लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है मित्रों। लगभग कई बोर्ड एग्जाम्स में, कई कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं मित्रों। तो दाधन अनियर, दाधन अनियर का क्या बनेगा मित्रों? दा धातु है, धातु माने क्रिया, वर्ब। दा धन अनियर का बनेगा मित्रों, नपुंसक लिंग बनाना है, दानियम, दानियम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे बना? तो इधर देखिए कैसे बना। इसमें अनियर प्रत्यय लगा। अनियर प्रत्यय में होता क्या है मित्रों? र का लोप हो जाता है, क्या बचा? अनिय। इसके अनियर प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं मित्रों। चाहिए के अर्थ में,
चाहिए अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अनिय, अगर आपने विसर्ग लगा दिया तो ये पुल्लिंग रूप हो जाएगा। अगर आपने आ की मात्रा लगा दी तो ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मित्रों। अगर आपने मां लगा दिया अनियम तो ये नपुंसक लिंग रूप हो जाएगा मित्रों। कौन सा रूप हो जाएगा? नपुंसक लिंग रूप हो जाएगा। अनियर का र गायब हो जाता है जुड़ते समय। अनिय, अनिया, अनियम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। चाहिए के योग में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है मित्रों। नहीं पढ़े हो और नहीं समझे हो तो समझ लीजिए, ठीक है। दानियम बन गया क्योंकि अपन को नपुंसक लिंग रूप बनाना था, इसलिए दानियम बन गया। ठीक है, अगले पर बढ़ते हैं मित्रों। क्रीधन तव्यत। प्लीज लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एजुकेशन को हमको सब तक पहुंचाना है, ठीक है। क्रीधन तव्यत, क्रीधन तव्यत। अब क्रीधन तव्यत का मित्रों नपुंसक लिंग रूप बनाना है तो बनेगा कर्तव्यम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कर्तव्यम कैसे बना, तो ये भी सोच देख लीजिए। देखो मैं आपको शानदार देसी जुगाड़ बताता हूँ, शानदार डस्टर। मुझे क्या करूँ, जल्दी जल्दी में मैं डस्टर भी लाना भूल गया और मुझे यहाँ आसपास कहीं डस्टर दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए ये देसी जुगाड़ है। हम तो भारतीय लोग, राजस्थानी लोग तो पहले से ही जुगाड़ी होते हैं, जुगाड़ में भी हम सफलताएं खोज लेते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हम समझते हैं तबियत प्रत्यय। तबियत प्रत्यय समझते हैं मित्रों। क्या समझते हैं? तबियत प्रत्यय। तबियत प्रत्यय क्या होता है? तबियत प्रत्यय के त का लोप हो जाता है, केवल तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। तव्य शेष रहता है। इसके भी रूप जो है तीनों लिंगों में चलते हैं मित्रों। अगर विसर्ग लगा दिया तो ये तबियत का पुल्लिंग रूप बन गया। अगर आ की मात्रा लगा दी पीछे तो ये स्त्रीलिंग रूप बन गया। और अगर आपने म जोड़ दिया पीछे तो ये नपुंसक लिंग रूप बन गया मित्रों, ठीक है। तव्यत के त का लोप हो जाता है। तव्य है, तव्या, तव्यम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। चलो क्या बन गया? कर्तव्यम। अब आप सोच रहे होंगे ये री ऋषि की जो मात्रा है, री की मात्रा है, ये ऊपर कैसे आ गई मित्रों? प्रत्यय जुड़ते समय संधि संबंधित परिवर्तन जरूर होते हैं, इसलिए इसमें यण संधि की वजह से जो है ये र ऊपर चला गया। कर्तव्यम। आगे बढ़ते हैं। यज धन शानच, यजधन शानच। अब यजधन शानच में क्या होगा मित्रों? यजधन शानच का जो है बनेगा पुल्लिंग रूप यजमान। क्या बनेगा मित्रों? यजमान। अब यजमान कैसे बना? शानच में क्या होता है? शानच, शानच देखो, शानच में क्या होगा? च का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा? शान। शान में भी श का लोप हो जाएगा मित्रों, क्या बचा? आन। अब आन का भी जो है मित्रों, आन का भी मान हो जाता है। मतलब शानच प्रत्यय के च का लोप हो जाता है, श का लोप हो जाता है, आन बचता है, आन का भी मान हो जाता है। लेकिन दोनों रूप इसके चलते हैं। पुल्लिंग आन, मान, स्त्रीलिंग आना, माना, और नपुंसक लिंग आनम, मानम। इसके भी जो रूप है तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग आन, स्त्रीलिंग आना, नपुंसक लिंग आनम, मान, माना, मानम, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं मित्रों। अब कहाँ क्या लगाना है देखना। अब ये यजमान है, अपन को जो है पुल्लिंग रूप लगाना था तो अपन ने मान लगाया। अब आप सोच रहे होंगे सर आन क्यों नहीं लगाया? जिन धातुओं का अंत, जिन धातुओं का अंत व्यंजन से हो उनके पीछे शानच का मान लगाए। जिन धातुओं का अंत व्यंजन से हो उन धातुओं के पीछे शानच का मान लगाए, और जिन धातुओं का अंत स्वर से हो उन धातुओं के अंत में शानच का आन लगाए। समझ गए मित्रों? चलो आगे बढ़ते हैं। निधन क्षत्रि, निधन क्षत्रि। तो अब होगा क्या? निधन क्षत्रि, निधन क्षत्रि का स्त्रीलिंग बनाना है तो बनेगा नयंती। क्या बनेगा मित्रों? नयंती बनेगा, नयंती बनेगा। अब नयंती क्यों बनेगा? अब आप क्षत्र प्रत्यय समझने का प्रयास करना मित्रों, क्षत्र प्रत्यय समझने का प्रयास करना। इसमें होगा क्या कि क्षत्र प्रत्यय, क्षत्र प्रत्यय में क्या होता है? क्षत्र प्रत्यय में ये श गायब हो जाता है और ये री भी गायब हो जाता है। क्या बचा? अत बचा। ये जो अत होता है ये तो बनता है मित्रों नपुंसक लिंग, और इसके भी रूप जो है तीनों लिंगों में चलते हैं। नपुंसक लिंग, इसका अन कर दो ये पुल्लिंग, और इसका
अंति कर दो तो ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मित्रों। तो हमें निधन शत्रु का स्त्रीलिंग नयंती बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नी का नय कैसे हो गया। मित्रों मैंने क्या कहा था कि प्रत्यय जुड़ते समय स्त्री मतलब संधि संबंधित परिवर्तन होते हैं, इसलिए नी का नय हो गया, इसमें अयादि संधि का नियम लग गया मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। स्थूल पदेषु धातुन प्रत्ययांच वियुज्य लिखत। स्थूल पदों में से धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। स्थूल पदों में धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। यहाँ हमें प्रत्यय जोड़ने थे, यहाँ प्रत्यय हमें अलग करने हैं मित्रों। तो पाधन्नम तो इसमें पा धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ठीक है मित्रों। और अब समझिए ल्युट कैसे आता है। ल्युट भी आप लोग समझ लीजिए, ल्युट कैसे आता है, ल्युट का प्रयोग कैसे होता है। ये ल्युट 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 में क्या है, ल भी गायब हो जाता है, अ भी गायब हो जाता है, क्या बचा मित्रों यू। यू का भी क्या हो जाता है अन्न। लेकिन ल्युट नित्य नित्य नपुंसक लिंग में इसके रूप, ल्युट के रूप नित्य नपुंसक लिंग में चलने की वजह से अन्न के भी पीछे म जुड़ जाता है, नपुंसक लिंग में रूप चलने की वजह से। तो ल्युट का क्या शेष रहता है, अनम शेष रहता है। इसलिए पादन ल्युट पानम लेखनम, इसमें भी ल्युट प्रत्यय मित्रों, इसमें भी ल्युट प्रत्यय है। लिख लिख धन ल्युट, लिख धन ल्युट लेखनम। और कृति 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 में मित्रों क्री धातु है, क्री धातु है और तीन प्रत्यय है। क्री धातु और तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय कहाँ होता है मित्रों, समझो तीन प्रत्यय क्या होता है। तीन प्रत्यय में क्या है कि न का लोप हो जाता है और क का भी लोप हो जाता है, केवल ती शेष बचता है। तीन प्रत्यय जो है नित्य स्त्रीलिंग में चलता है, तीन प्रत्यय का प्रयोग नित्य स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए क्रीधन तीन बराबर कृति। रोचमान, रोचमान में किसकी आवाज आ रही है मित्रों, रोचमान में आन मान किसकी आवाज आ रही है, आन मान मान की आवाज आ रही है। और मित्रों आन मान किस में शेष रहता है, शानच में शेष रहता है। किस में शेष रहता है, शानच में शेष रहता है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें इसमें क्या है, रोचमान में क्या है, इसमें रुच धातु है, रुच धातु और शानच प्रत्यय है। रुच धातु और शानच प्रत्यय का पुल्लिंग रूप है। तो मित्रों समझ गए, दाधन अनियर नपुंसक लिंग दानियम, क्रीधन तव्यत नपुंसक लिंग कर्तव्यम, यजदन शानच पुल्लिंग यजमान, नीदन शत्रु स्त्रीलिंग नयंती, पानम पाधन ल्युट, लेखनम लिखधन ल्युट, कृति क्रीधन तिन, रोचमान रुचदन शानच। तो मित्रों मैंने इस सीरीज में आपसे वादा किया था कि 10 प्रश्नों की सीरीज है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे पता नहीं था कि इन गहरी व्याख्याओं की वजह से जो है समय सीमा इतनी ज्यादा हो जाएगी। हर एक चीज की एक लिमिट होती है, समय सीमा होती है, इसलिए ये वीडियोस काफी बड़े हो चुके हैं। लेकिन जितना भी पढ़ाया मुझे विश्वास है कि सीधा जो है आपके मन मस्तिष्क में बैठा होगा। इसलिए मैं आज ये प्रश्नों की सीरीज जो है 5 प्रश्नों तक ही समाप्त कर रहा हूँ। 10 का वादा किया था, वादा बीच में टूट गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। प्लीज अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उनको भी जो है पढ़ाई की तरफ जो है अग्रसर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। स्टडी विद कवि बंधु सर। शुभ रात्रि।